The global pandemic not only threatens the public health but has also disrupted the economic and social well-being of millions. With escalating job uncertainty and challenges, pandemic has provided us with opportunities as well. It has allowed to shift our focus to digital education, soft skill training and vocational education. Keeping this in mind, Vishwa Yuva Kendra organized this webinar to discuss the importance of skill development and vocational education. आत्मनिर्भरता, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके माध्यम से हम फिर एक बार शायद सुन रहे हैं और कोरोना जैसी स्थिति में इस नए काल ने इस चीज को और थोड़ा आगे बढ़ाया है। तो आज का जो हमारा वेबिनार है, रीसेटाइजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लोरिंग द एवेन्यूज एमिड कोविड-19 एंड बियॉन्ड, इस मुद्दे पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है कि अभी हमारे यहाँ किस तरह की चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से कैसे हम निजात पा सकते हैं, इन मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। आज जो स्थिति है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, उससे संबंधित जो कुछ आंकड़े हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारत में एक संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ने जो आंकड़े जारी किए हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उन आंकड़ों के आधार पर ये तथ्य उभरते हैं। भारत में जो बेरोजगारी की दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 7.8%। अगर इसको ब्रेकअप किया जाए तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 9.3% और जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 7.0% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कम होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि बेरोजगारी घट गई है, या इसलिए भी है कि रोजगार मार्केट में रोजगार चाहने वालों की संख्या तत्काल नहीं रही। उसका एक बड़ा कारण माइग्रेशन था। सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा का आ रहा है, 33% हरियाणा का है। जहां सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड हो रहा है तो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स है, और इनमें कर्नाटक का जो आ रहा है वो 0.5% आ रहा है। अप्रैल 20 में 122 मिलियन सैलरी लोगों का जॉब लॉस हुआ है, जिसका मतलब होता है 12 करोड़। जिस तरह से कोरोना लॉकडाउन हुआ इस देश में, और बहुत लोगों का मानना है कि लॉकडाउन का भले मेडिकल सेंस हो, लेकिन इकोनॉमिक सेंस कहने का मतलब है इकोनॉमी को इससे बहुत नुकसान हुआ। अचानक इकोनॉमिक एक्टिविटीज केम टू ए ग्राइंडिंग हॉल्ट, पीपल वर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स, and the worst affected sector was informal sector workers। और आपने देखा कि उसमें भी जो माइग्रेंट लेबर था, they were the worst affected। job loss is real, unemployment is real, and it's not only hurting, it's taking its toll। लाइवलीहुड के जाने का मतलब है इनकम का जाना, इनकम का जाने का मतलब है उनकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है टू प्रोवाइड फॉर देयर फूड, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, सभी एडवर्सली इंपैक्टेड हो रहा है। कैन वी रिविजिट दीज पॉलिसीज, दीज स्ट्रैटेजीज, दीज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स? कैन वी एक्ट? कैन वी मॉडिफाई दीज स्कीम्स? And what the government can do and what the private sector can do, यह भी एक बड़ा सवाल है, और समाज के रूप में हम क्या कर सकते हैं। Employment was not the main objective of Indian 5-year plans। यह दूसरी बात है कि आज प्लान 5-year plans नहीं है, प्लानिंग कमीशन नहीं है, हमने नीति आयोग बना दिया है जहां से नीतियों के बारे में विचार होता है और सजेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, आजादी के बाद जो हमने 5-year प्लान्स की शुरुआत की,
और आज भी जिस एम्प्लॉयमेंट नीति पर हम डेवलपमेंट पॉलिसी पर चल रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की विकास की नीति अपना रहे हैं, उस नीति में एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल प्लेस में नहीं है। तो हमने क्या सोचा, पहले और आज हमने ग्रोथ को मेन ऑब्जेक्टिव माना, विकास को, और रूप से अपनी बात कर रहा हूं कि एम्प्लॉयमेंट अगर ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट विल बी नेसेसरी आउटकम। आज भी हम मानते हैं, हमारी सरकार मानती है, बहुत सारे विद्वान मानते हैं, समाजशास्त्री मानते हैं कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो हम विकास की गति को तेज करें, और अगर विकास होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा। और एक बार जब इस बात को आप मान लेते हैं, मेन मान लेते हैं, और एम्प्लॉयमेंट को बाय प्रोडक्ट मान लेते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं चूक होती है मेरी नजर। आप कल्पना कीजिए कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है जॉब्स पर और स्किल फॉर्मेशन पर, वह पिछले 3 साल में घट रहा, 61 बिलियन से 57.5 एंड नाउ 53.7 बिलियन। और जो पैसा था 19-20 में वह भी खर्च नहीं हुआ। ये क्या शो कर रहा? आप जानते हैं कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, और आज उसकी और चर्चा हो रही है, मनरेगा की। क्योंकि जब मजदूर लौट रहे हैं शहर से, गांव में जा रहे हैं, स्वाभाविक है कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट की पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बदलनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट को मेन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, मेन ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट का मॉडल है, उस डेवलपमेंट के मॉडल में ऑब्सेशन है ग्रोथ, और वो जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। हम उसके जॉब प्रोफाइल पर उतना विचार नहीं कर पा, तो उसकी तरफ हमको ध्यान देना होगा। एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरी समझ बनती है, ये मैक्रो लेवल पर इसकी बात की जानी चाहिए। ये हम सभी लोग जानते हैं कि नौकरियां पाने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम उद्यमिता और स्वरोजगार को चुने। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए संस्थान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता है, नए नए कार्यक्रमों को डिजाइन करता है, और यहाँ पर हमारे पास ग्रास रूट में काम करने वाले कई एक एनजीओज बैठे हुए हैं। तो रूरल एरियाज में रूरल लोगों को किस तरह से जोड़ के, लोकल रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करके कैसे हम उनको उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जब हम कार्यक्रमों की बात करते हैं तो हम अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग टारगेट ग्रुप के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। 3 से 5 दिन का कार्यक्रम ये रहता है, जिसमें कि हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ओरिएंटेशन देते हैं कि उद्यमिता क्या है और उसको कैसे प्रसार और प्रचार किया जाए। इसी तरह से इंटरनेशनल प्रोग्राम भी संस्थान ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें कि डेवलप्ड कंट्रीज के ज़्यादातर ऑफिसर्स जो कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन और डेवलपमेंट में हैं, वो हमारे संस्थान में आते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज को ट्रेन करने के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जो कि 2 हफ्तों का होता है, जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के फैकल्टी पार्टिसिपेट करते हैं। फैकल्टीज को जब कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसमें हमारा फोकस यही होता है कि स्टूडेंट्स को वो बताएं कि उद्यमिता भी एक अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन है, उद्यमिता भी एक इक्वली अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन है। ये बात वो बच्चों के बीच में लाएं, उनका माइंडसेट चेंज करें, उनमें उद्यमिता के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। इसी तरह से हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कि हम उद्यमिता को कैसे अपनाया जाए उसके बारे में बताते हैं। और हमारा इसमें ये कोशिश होती है कि एक व्यक्ति, नॉर्मली जब हम उद्यमिता विकास कार्यक्रम करते हैं
तो हमारे पास ज्यादातर ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कि मालूम नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। तो हमने उद्यमिता कार्यक्रम को 3 मॉड्यूल में खास तौर से बांटा हुआ। वहां पर हम विभिन्न एक्सरसाइजेस के द्वारा बच्चों को ये बताते हैं कि उनके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस हैं, और कैसे वो अपने स्ट्रेंथ को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे अपनी वीकनेसेस को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो हमारा रहता है वो एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट इकोसिस्टम होता है, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरह से हमारे गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं उनको कैसे अवेल किया जाए, बिजनेस प्लान किस तरह से बनाया जाए, इसके बारे में जानकारी देते हैं। और एंटरप्राइज शुरू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कैसे की जाए इसकी जानकारी देते हैं। और तीसरा जो हमारा मॉड्यूल है वो है एंटरप्राइज मैनेजमेंट। इसके अलावा हम एक एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपना एंटरप्राइज एक्सपैंड करना है या उनको टीथिंग प्रॉब्लम जहां आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ टेलर मेड प्रोग्राम बनाते हैं और उनका आयोजन लगातार करते रहते हैं। रिसर्च भी संस्थान करता रहता है। खासतौर से प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक भारत सरकार की योजना है जिसका कि इवैल्यूएशन स्टडीज निस्बत करता है। संस्थान मंत्रालय का इंस्टीट्यूट है, तो मंत्रालय के द्वारा बताए गए विभिन्न डायरेक्शंस जो हमें मिलते रहते हैं समय समय पे, उसको संस्थान इम्प्लीमेंट करता है। मंत्रालय की एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है प्रधानमंत्री युवा योजना, जो है वो स्किल इकोसिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप किया जाए इसके बारे में है, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस, बच्चों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि उद्यमिता क्या है, इसके क्या लाभ है और इसको क्यों अपनाना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करते हैं। उसके बाद हैंड होल्डिंग एंड मेंटरिंग, उनको समय समय पे गाइड भी करते रहते हैं कि कैसे वो अपने उद्यम को शुरू करें और आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री युवा योजना में संस्थान 10 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी में इसका पायलट एक्सपेरिमेंट कर रहा है और पायलट सितंबर में खत्म होने जा रहा है और इसके बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पांस हमें मिले हैं। हमारा देश आज विश्व का दूसरा सबसे युवा देश है। हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और उसमें पॉपुलेशन के साथ हमारा ना हाल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हमारी जो उम्र है, औसत उम्र, वो बढ़ चुकी है और हमारे पास यूथ फोर्स है। हमारे पास पूरा का पूरा यूथ फोर्स है। हमारे 50% से ज्यादा जनता हमारी जो है, पॉपुलेशन जो हमारा है वो यूथ है। तो इन यूथ को, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना बड़ा मानव संसाधन, इसको कैसे उपयोग किया जाए कि हम विश्व में स्किल कैपिटल के रूप में जाने जाएं। स्किलिंग जब अगर इस यूथ फोर्स का कर दें, हमारे पास जो पॉपुलेशन का डिविडेंड है उसको अगर हम स्किल्ड यूथ में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं कि इंडिया की इकोनॉमी लीड करेगी वर्ल्ड में। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया एक बहुत बड़ा यूथ फोर्स है। और जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ। इंडस्ट्रीज ना पहले मुट्ठी भर डेवलप्ड कंट्रीज के हाथों में थी, लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो इन इंडस्ट्रीज का ना डिसेंट्रलाइजेशन हुआ इसलिए कि जहां पर कोयला मिलता है, जहां पर मानव संसाधन सस्ता मिलता है, जहां पर जो कच्चा माल है वो सस्ता मिलता है, वो सही मिलता है, नजदीक में है, तो वहां पर क्यों नहीं इंडस्ट्रीज स्थापित की जाए। हमें अपने उस यूथ पावर को स्किल्ड करना है, मैन पावर को। और आपको जानकर अजीब सा लगेगा कि अभी तक हमारे पास लगभग 4.75 अराउंड या 4.7 अराउंड कह सकते हैं, इतने ही फॉर्मल स्किलिंग किए हुए यूथ हैं। जिनको फॉर्मल स्किलिंग हुई है वो 5% से भी कम है।
4 से 5% के बीच है हमारे, और उनको अगर फॉर्मली स्किल कर दिया जाए तो फिर हम स्किलिंग करके अपने इस यूथ को बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उनके जीवन में जीवन यापन के लिए उसका एक साधन दे सकते हैं, और वो कहीं भी नौकरी पाने के लिए उनको जाना नहीं पड़ेगा, उनके दरवाजे पर नौकरी आएगी। अगर वो स्किल्ड होंगे, प्रॉपरली एम्प्लॉयबल होंगे, तो उनको कोई नहीं नौकरी छीन सकता उनसे, उनके घर पे उनके नौकरी मिलेगी उन्हें। हमारे यूथ फोर्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि वो जहाँ लेबर मार्केट में अगर देखेंगे आप, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर है। पूरा जो हमारा सेक्टर है पूरा, उसमें से 80% इनफॉर्मल सेक्टर के हाथों में चला गया है, क्योंकि उसको ना हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम मैसेज पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, उस दिन हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ना जनरेट हो जाए स्किल करके भी हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास द बेस्ट वे क्या है कि हम बाकी जो है, जितने जो भी विलिंग है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उनको कैसे इंकरेज करें, उनको कैसे एजुकेट करें, उनको कैसे ट्रेन करें, और हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग सपोर्ट दें उनको, कि वो खड़े हो सके अपने पांव पे, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकें। उसके लिए हमने अभी प्रधानमंत्री युवा योजना चला रखी है। उसके बाद हम तुरंत फिर अभी एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं, पीएम उम्मीद। उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास गए हुए हैं उसके अप्रूवल के लिए, और उम्मीद है कि हम जल्दी ही अगले साल से पीएम उम्मीद लेकर आएंगे। हमारी एक चेन है रेस्टोरेंट की, केएफसी का जो मालिक है, जो स्टार्टर फाउंडर है, वो 60 वर्ष की उम्र तक कम से कम 20 बार बिजनेस एस्टेब्लिश करने में फेल हुआ था। 60 या 59 वर्ष की उम्र में उसने केएफसी स्टार्ट किया, और आज आप केएफसी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाते हैं तो केएफसी का ब्रांच मिलता है। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमें ऐसा ही बनने की कोशिश करनी चाहिए, और एंटरप्रेन्योर बन के हमें दूसरों को भी रोजगार देने की कोशिश करनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर अपने लिए तो रोजगार ढूंढता ही है, बल्कि ये दूसरे को भी रोजगार प्रदान करता है। तो हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ऐसा करें कि दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाए। आरसीटी है हमारा, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम उससे भी लाभ ले सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का। मुद्रा सभी जानते हैं हम लोग की मुद्रा स्कीम क्या है, इसमें भी लोन देते हैं हम, 3 तरह के लोन देते हैं उसमें, शिशु, युवा। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अटल इनोवेशन मिशन है, ये नीति आयोग की योजना है, इसमें भी आपको हेल्प मिलता है, लेकिन ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर साइंस, इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, सीड कहते हैं हम इसको, सीड के नाम से है। उसके बाद नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड है, वो सपोर्ट करती है। तो इन सारी योजनाओं से ना हम कहीं ना कहीं कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। अब जरूरत क्या है? जरूरत है हमारे युवाओं को साहस करने की, उसके लिए कदम बढ़ाने की, अपनी स्किल को पहचानने की, और अपने उस स्किल को पहचान कर उसको अपने आप को साबित करने की। आत्मनिर्भर मिशन आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिशन। और जब हम आत्मनिर्भर मिशन की बात करते हैं तो ये आत्मनिर्भर मिशन बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है, हमारी इकोनॉमी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डिमांड, बिजनेस, एमएसएमईज, एग्रीकल्चर, सब चीजों के बारे में बात करता है। तो हम एज ए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी भी बिजनेस के लिए है कि एक तो उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो अप टू द मार्क होना चाहिए, वो किसी स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम किसी वाटर बोतल खरीदते हैं, पानी पीने की हम बोतल को खरीदते हैं, जब हम उसमें एक मार्क देखते हैं कि ये आईएसआई मार्क है और कुछ स्टैंडर्ड लिखा होता है, इमीडिएटली हमको लगता है ठीक है। आज चाहे वो बिस्लेरी की बात करें हम या किसी चीज की बात करें, क्यों इतने पॉपुलर है? क्योंकि उनके वो एक स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, एक जो ड्रिंकिंग वाटर का हमारा स्टैंडर्ड है उसको मीट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े उद्यम है, या कोई भी हमारा बिजनेस किसी भी लेवल पर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो भी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस बनाए वो एक स्टैंडर्ड को मीट करें, जो हम लोग फील करते हैं एज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, या जो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड है। वो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी उद्यम के लिए। जब हम बात करते हैं क्वालिटी की, पहली है कि वो स्टैंडर्ड को मीट करे, जो भी आपके प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं वो उसके रिलेवेंट स्टैंडर्ड को मीट करने चाहिए।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए, एक्रेडिटेशन होना चाहिए, ताकि आपकी मार्केट में विजिबिलिटी बढ़े। जैसे आजकल आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, 9000 14000 स्टैंडर्ड्स है, ऐसे ही एक्रेडिटेशन के भी स्टैंडर्ड्स है, वो आपको मीट करने पड़ेंगे, तभी आपके प्रोडक्ट और सर्विस की एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, तभी आप कॉम्पिटिटिव होंगे, तभी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में भागीदार बन सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे जो मेजरमेंट सिस्टम है, जो भी हम मेजरमेंट्स करते हैं, वो अप टू द मार्क होने चाहिए। ये तीन इंपॉर्टेंट काम, जब हम क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसमें से एक रोल प्ले करता है BIS, जो हमारे स्टैंडर्ड्स लिखता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, NPL, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब हम 1 मीटर की बात करते हैं, तो 1 मीटर ही रहता है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे हम अफ्रीका चले जाएं, कोरिया, जापान, 1 मीटर ही रहता है। तो ये पूरा एक सिस्टम वर्क करता है, जिसके लिए इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, NPL इंडिया, जो CSIR की एक लैबोरेटरी है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट, जो मैंने 3 चीजें बताई हैं, उसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन। NABL हमारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। चाहे आप फूड आइटम है, FSSAI का लोगो होना चाहिए, वो फूड आइटम जो टेस्ट होना चाहिए वो NABL एक्रेडिटेड लैब, टेस्टिंग लैब से होना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कोई भी आप अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट चाहिए। तो एयर और वाटर की जो टेस्टिंग है वो NABL एक्रेडिटेड लैब से होनी चाहिए। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से है। हमारे कई सारे बोर्ड हैं, इनफैक्ट 5 बोर्ड हैं। एक है NABL, जो लैबोरेटरी को एक्रेडिटेशन देता है, जहां पे टेस्टिंग और कैलिब्रेशन एक्टिविटीज होती हैं। हम जनवरी में बात कर रहे हैं, जब कोविड-19 की ये पेंडेमिक इंडिया में शुरू हुआ था, एक लैबोरेटरी हमारे पास थी। आज के दिन हमारे पास 1000 लैब्स हैं जो कोविड-19 की टेस्टिंग कर सकते हैं। आज के दिन हम एक दिन में 10 लाख से ज्यादा टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर हम PPE किट की बात करें, हमारे पास मुझे खुद का याद है, जब ये कोविड-19 शुरू हुआ था मार्च में, जब ये क्लोज डाउन शुरू हुआ था, लॉकडाउन वगैरह शुरू हुए थे, हम लोगों को सैनिटाइजर नहीं मिल रहे थे, हम लोगों को मास्क, फेस मास्क मिलने में दिक्कत हो रही थी। आज के दिन हम लोग एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी हमारे रिसोर्सेज हैं, सिर्फ कमी है तो 3 चीजें जो मैंने बताया, वो मैं ये नहीं कहूंगा वो हमारी कमी है, बट हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि PPE किट बनाए, एक स्टैंडर्ड हमारा उस पर मीट होना चाहिए। दूसरा, जितने हमारे मेजरमेंट सिस्टम्स हैं सारे प्रॉपर होने चाहिए। तीसरा, हमारे पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेशन होना चाहिए। आपके पास कोई छोटा उद्यम है फूड का, फूड मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपको उसके लिए FSSAI का अप्रूवल चाहिए, और उसके लिए आपकी जो टेस्टिंग होगी वो NABL एक्रेडिटेड लैब में होगी। तो ये चीजें अगर हम ध्यान रखें तो हम इससे बहुत सारा हमें बेनिफिट होगा, हमारे ट्रेड में, हमारे बिजनेस में, हमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट करने में बड़ा इजी होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, हमारे बहुत सारे बोर्ड हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। एक बोर्ड हमारा लैबोरेटरी को एक्रेडिटेशन देता है, दूसरा बोर्ड हमें हॉस्पिटल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को एक्रेडिटेशन देता है, और हमारे 5000 से ज्यादा हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको हमने असेस करके एक्रेडिटेशन दे रखा है। वो इंश्योर, उस एक्रेडिटेशन से हम इंश्योर करते हैं कि हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है वो अप टू द मार्क है। Good evening to all our panelists and participants. So it was a great webinar, and thank you so much to all our panelists, N.K. Chaudhary sir, G.K. Chaudhary sir, Alok sir and Poonam ma'am. All your suggestions, all your advices were just brilliant, and I want to thank all our participants. They have been very actively participating. They have been sending questions. They have been appreciating all your suggestions and advices all throughout. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.